नमस्कार, एसबीसी न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मल्हारगढ़ के बूढ़ा में शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों ने की। दरअसल यहां मुक्तिधाम की जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमणकारियों ने पक्के निर्माण कर लिए थे। शिकायत के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। ज्ञापन देने पहुंचे MYF सदस्यों ने बताया कि विगत दिवस स्वामी यति नरसिम्हानंद ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के खिलाफ एक प्रेस वार्ता में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही उक्त बात को स्वामी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखी। इससे पूरे मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। MYF सदस्यों ने मांग की है कि स्वामी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। SBCN न्यूज के लिए मल्हारगढ़ से गोपाल मालेचा की रिपोर्ट। हमने जो ज्ञापन दिया है ये स्वामी श्री नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ दिया है। जो तमाम जितने भी हमारे मुस्लिम यूथ फाउंडेशन MYF द्वारा जो है सदस्य और जितने भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने इसके खिलाफ ज्ञापन दिया है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इन्होंने अभद्र भाषा और बहुत गंदी शब्द का इस्तेमाल किया है। हम नहीं चाहते कि हमारे हुजूर पाक जो हम जान से भी ज़्यादा हम सर कटाने के लिए उनके लिए तैयार रहते हैं हमेशा, और हमारे उनके खिलाफ कोई इसी शब्द का इस्तेमाल करें। हम जल्द से जल्द उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग चाहते हैं। मुस्लिम यूथ फाउंडेशन MYF मल्हारगढ़ द्वारा मुस्लिम धर्मगुरु हजरत मोहम्मद के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर स्वामी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज करने की मांग। जानकारी के अनुसार शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 2622 पर 4 आरी जगह रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसे बैरागी समाज शमशान के रूप में उपयोग कर रहा था, जिस पर समाज के ही व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर वहां मकान बना लिए गए, जिससे नाखुश होकर समाजजनों द्वारा शिकायत करने पर शासन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ मुहिम के अंतर्गत नायब तहसीलदार ने उक्त भूमि की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार मनोज शर्मा दलबल के साथ विवादित जमीन पर बुलडोजर लेकर पहुंचे और अतिक्रमण तोड़वाकर शमशान की भूमि को मुक्त कराया। अतिक्रमण हटाते वक्त एक महिला नायब तहसीलदार के सामने गिड़गिड़ाती हुई आई और मकान ना तोड़ने की सिफारिश की, जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त जमीन पर अतिक्रमण होने की बात कही और शांतिपूर्ण ढंग से जगह को खाली करवाकर बैरागी समाज के सुपुर्द किया। उक्त कार्रवाई के दौरान तहसीलदार मनोज शर्मा, थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास्तव, चौकी प्रभारी गौरव लाड, पटवारी मूलचंद पाटीदार, झाड़ा चौकी प्रभारी सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। SBCN न्यूज के लिए बूढ़ा से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। यहाँ पर भमरदास पिता सीताराम दास और मोहनदास पिता रघुवीर दास जाति बैरागी द्वारा ग्राम बूढ़ा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 2622 रकबा 0.04 हेक्टेयर जो कि कब्रिस्तान नोयत से हमारे यहाँ दर्ज है, इस पर इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर अर्थदंड भी आरोपित किया गया। इनको जो है ना आज बेदखल कर दिया गया। मंदसौर की रहने वाली 18 वर्षीय बालिका सागू डावर हॉकी के खेल में अपना जादू दिखा रही है। शहर के झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपनी मां के साथ झाड़ू पोछा जैसे कामों में हाथ बटाकर अपना गुजारा करने वाली सागू अब तक हॉकी के 6 राष्ट्रीय मैच में हिस्सेदारी कर चुकी है। सागू कक्षा 11वीं की छात्रा है और कक्षा 7वीं के समय से हॉकी में अपनी किस्मत आजमा रही है। हाल ही में सागू का जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश टीम में चयन हुआ था, लेकिन कोरोना संकट के चलते मैच रद्द हो गए। इससे पहले सागू देश के अलग अलग हिस्सों जैसे केरल, असम, रांची, भोपाल में नेशनल मैच का हिस्सा बन चुकी है। सागू का सपना है कि वह एक दिन देश के लिए खेले और मेडल लाकर देश का और अपनी मां का नाम ऊंचा करे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया।
स्टेडियम इलाके में रहने वाली मेघा डावर एक गरीब आदिवासी महिला है। मेघा के पति भुवन डावर की मौत काफी समय पहले हो चुकी है। मेघा के 8 संतान हैं, 5 बेटियां और 3 बेटे। इनमें से एक है सबसे छोटी बेटी सागू, जो कि महज 18 साल की है और शहर के महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सागू एक होनहार हॉकी प्लेयर है। हॉकी के मैदान में सागू के खेल से सब आश्चर्यचकित रहते हैं। सागू अब तक करीब 6 नेशनल मैचों में अपनी हिस्सेदारी कर चुकी है। हाल ही में सागू का चयन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए हुआ था। ये प्रतियोगिता 3 अप्रैल को झारखंड में होना थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते मैच रद्द कर दिए गए। फिलहाल सागू अपने मैच को लेकर जीतोड़ मेहनत कर रही है। सागू एक गरीब परिवार से होते हुए भी पूरी मेहनत करते हुए हॉकी में ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहती है। हालात ये रहते हैं कि सागू जब की टूर्नामेंट में हिस्सा लेने शहर से बाहर जाती है तो उसे अपने कोच और साथियों से आर्थिक मदद लेना पड़ती है। इतना ही नहीं, अगर ये भी संभव नहीं हो पाता है तो सागू की मां मेघाबाई जहां झाड़ू पोछे का काम करने जाती है, वहां से एडवांस में रुपए लाकर सागू की मदद करती है। मां का भी सपना है कि बेटी बड़ी होकर हॉकी में महारत हासिल करे और एक दिन हॉकी देश के लिए खेले। सागू ने बताया कि जब वह 7वीं कक्षा में थी तब उसके साथ पढ़ने वाले एक भैया ने उसे हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया था। सहपाठी की बात मानी और हॉकी के मैदान में जा पहुंची। पहले तो इच्छा नहीं हुई, लेकिन मां की बात ने सागू को प्रेरित किया। फिर क्या, सागू के सिर हॉकी का जुनून ऐसा सवार हो गया और देखते ही देखते उसे हॉकी खेलना बेहद पसंद आने लगा। लेकिन सागू की पसंद के बीच उसकी गरीबी रोड़ा बन रही थी। उससे निपटने के लिए सागू ने अपनी मां की तरह स्वयं झाड़ू पोछे लगाने का काम शुरू कर दिया। सागू रोजाना 6 बजे उठती है और 7 से 8 बजे तक 3 गाड़ियों की सफाई का काम करती है। यहाँ उसे प्रतिमाह 1500 रुपए मिलते हैं, जिनसे वही उसका और पढ़ाई का खर्च उठाती है। वही इसके अलावा उसकी माँ और एक बड़ी बहन सहित 2 छोटे भाई भी रोजाना काम करते हैं, जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण चलता है। पूरे परिवार की ये उम्मीद है कि सागू एक दिन हॉकी में बड़ा मुकाम हासिल करेगी, जिससे देश का नाम रोशन होगा और परिवार की किस्मत बदलेगी। सागू, ये बताओ क्या खेलती हो तुम, कैसे खेलती हो, कब से स्टार्ट किया था और जो फैमिली है उसका बैकग्राउंड क्या है? मैं 7वीं क्लास से खेलना स्टार्ट करा 2015 से। मेरी क्लास में एक भैया आते थे, उन्होंने हॉकी चालू करी। वो मुझे 2-3 दिन लेके आए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं उनके साथ मैं भी खेलना चालू करी। उसके बाद 1-1.5 साल हुआ मैं नेशनल लेवल तक पहुंची हूँ। घर में पिताजी नहीं है, मम्मी है, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं। मम्मी का हाथ बटाने में भी जाती हूँ, सुबह 3 गाड़ियाँ साफ़ करती हूँ, जिसमें मेरा पढ़ाई का और हॉकी का जुगाड़ हो जाता है। बाकी सर वगैरह का सपोर्ट है। कहीं टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ तो पैसे की ज़रूरत रहती है, तो मैं इनाज सर वगैरह को बोलती हूँ, वो जुगाड़ करवा देते हैं मेरा। कैसे शौक लगा तुमको हॉकी का, क्या हॉकी खेलना? मैं पहले 1-2 दिन खेला तो ज़्यादा काफ़ी अच्छा नहीं लगा। फिर सर वगैरह ने समझाया कि खेलोगे तो काफ़ी ऊंचे लेवल तक जाओगे। फैमिली को देख के सर ने कहा था ऐसा, तब से मेरा शौक बन गया। फिर एक नेशनल खेला, उसके बाद मेरा मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऊंचे लेवल तक जाऊँ और मम्मी का सपना पूरा करूँ, इंडिया तक खेलूँ मैं और देश का नाम रोशन करूँ। क्या तुम्हारी मम्मी का सपना था या पापा का सपना था क्या? पिताजी की तो शक्ल नहीं देखी, मम्मी का सपना था कि काफ़ी अच्छे लेवल पर जाएगी तो खेलो। मम्मी की बात सुन के आज इस लेवल तक हूँ। पिताजी कब गुजर गए? पिताजी तो मैं बहुत छोटी थी तभी गुजर गए। देखा कभी? नहीं, पिताजी को नहीं देखा। बाकी मेरे 8 भाई बहन हैं, सबकी शादी हो गई, बस मैं बच्ची हूँ, मेरी दीदी बच्ची है। दोनों भाई है वो जो काम आते हैं, मेरे दीदी काम आते हैं, वो मेरे लिए बहुत काम करते हैं। सुबह 6-7 बजे निकल जाते घर से, वो भी काम झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं। मैं छुट्टी के दिन करती हूँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम। मैं तो बस खाली यही चाहती हूँ कि मैं आगे तक खेलूँ अच्छा और देश का और सर का नाम रोशन करूँ और मम्मी का नाम। घर में कितने भाई बहन हो तुम? 4 भाई बहन हैं। बहनें कितनी हैं? बहनें मेरे से बड़ी एक है और एक मैं हूँ। भाई कितने हैं? 2 है। सारी जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप लोग यहाँ? हाँ। और क्या क्या काम करते हैं? 2 छोटे भाई है जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करता है। मम्मी है वो भी झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने जाती है। दीदी जाती है, सुबह मैं जाती हूँ 7 बजे, जो 8:30 बजे तक करके आ जाती हूँ। उसके बाद मेरा स्कूल है, स्कूल से 3 बजे छुट्टी होते से मैं खाना वाना खा के ग्राउंड पहुँच जाती हूँ। यहाँ पे 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस सर वगैरह कराते हैं, प्रैक्टिस करके वापस घर। कहाँ खेलने गए? मैं अभी गई थी, मैं रांची जाना था मेरे को, वहाँ पे कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई। क्या नेशनल में? नेशनल लेवल, जूनियर नेशनल लेवल। उससे पहले मैं कई बार नेशनल खेल चुकी हूँ।
तमिलनाडु, रांची, भोपाल, आसाम, केरल। क्या अचीवमेंट मिला तुम्हें? हाँ, क्या मिला? बाकी तो कुछ नहीं है, बस खाली सर वगैरह का सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट है। जब तक मम्मी है, मम्मी के सपोर्ट से खेल रहे हैं। जिस दिन मम्मी नहीं होंगे तो वहाँ कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। आगे क्या प्लान? आगे बस खाली ये प्लान है मेरा कि आगे जाके मैं इंडिया खेलूँ, देश का नाम रोशन करूँ और मम्मी का और सर का साथ में। अभी तक जो खेली है उसमें क्या जीता? अभी तक तो मेडल एक भी नहीं आया। स्टेट में भले मेडल वगैरह लगे, बाकी नेशनल लेवल तक मेडल नहीं लगा। इस बार लगने का था पर वो कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से। बाकी कोशिश पूरी करेंगे इस बार मेडल लाने की। मैं 11वीं क्लास में हूँ अभी, 8 सब्जेक्ट है। 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ बस, खाली स्कूल को छोड़ के घर पे पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद अभी मैं जूनियर नेशनल खेलने गई थी, सपना था कि मेडल लेके आएंगे वहाँ से, पर कोरोना की वजह से वो कैंसिल हो गया। मैं जब भी जाऊँगी नेशनल खेलने में, देश के लिए मेडल वहाँ से जीत के लेके आऊँगी तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। साथ में पढ़ाई में और घर के काम में और लोगों के वहाँ जो झाड़ू पोछा करते हैं उसमें कैसे टाइम देती हो तुम? मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद घर का काम थोड़ा बहुत करके 7 बजे तक निपटा के मैं 3 गाड़ियाँ का साफ़ करती हूँ। वहाँ 3 गाड़ियाँ साफ़ करने चल जाती हूँ। उसके बाद फटाफट आके नहा धो के स्कूल जाती हूँ। स्कूल से 3 बजे छुट्टी होती है। खाना वाना खा के ग्राउंड आ जाती हूँ। ग्राउंड आने के बाद फिर 7 साढ़े 7 बज जाती है ग्राउंड से घर आने तक। फिर खाना वाना खा के पढ़ाई करती हूँ 2 घंटे। उसके बाद सोना। संडे के दिन फिर पूरे टाइम काम रहता है। कहीं एक्स्ट्रा काम करा लेते तो उसके पैसे मिल जाते हैं। क्या एक्स्ट्रा काम? वही किसी के यहाँ मेहमान आ जाते वो ज़्यादा बर्तन निकलते, झाड़ू पोछा बर्तन का, कोई भाई छुट्टी रख ले तो उनकी जगह काम करना है ये। तो उससे मेरा जो इधर का यहाँ पे पेट्रोल वगैरह का किराया लगता है वो उससे जुगाड़ हो जाता है। आने जाना किराया? आने जाने का बस खाली मम्मी दे नहीं पाती ना उतना, तो पैदल आना पड़ता। तो कभी मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती तो उसका मतलब ये आ जाता मुझे उधर। पैदल भी आना पड़ता है? हाँ, पैदल आना पड़ता है। कितना दूर चलना पड़ता है? मेरा घर है ना बिल्कुल 2 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर तो है। डेली वहाँ से पैदल? डेली वहाँ से पैदल। और स्कूल? स्कूल में तो पास में ही हमारा नहीं स्कूल, तो वहाँ तो रोज़ पैदल जाने का होता है। सागू के हॉकी कोच अविनाश उपाध्याय और रवि कोपरगांवकर बताते हैं कि सागू हॉकी की बहुत अच्छी प्लेयर है। कम उम्र में ही सागू ने हॉकी में अच्छी सफलता पाई है और सागू की मेहनत और लगन ऐसी ही रही तो वो बहुत आगे तक जाएगी। सागू को जब जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो ज़िला हॉकी एसोसिएशन उसकी पूरी मदद करती है। सर एक्चुअल में वो अभी तक 6 नेशनल खेल चुकी है। जब से मैंने एक फील्ड ज्वाइन किया है, जब से मैंने उसको देखा है, काफ़ी मेहनत करती है। 6 घंटे एटलीस्ट वो प्रैक्टिस करती है। उसके अलावा वो घर में काम करने जाती है और अपने घर का जैसे तैसे भरण पोषण वो लोग कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी पोस्ट पे जाए और हमारे मंदसौर का नाम रोशन करे। फैमिली बैकग्राउंड क्या सब क्या स्थिति है? स्थिति सभी जो इनके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब घर में बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना और झुग्गी झोपड़ी में एक्चुअल में रहते हैं। तो बैकग्राउंड तो काफ़ी वीक है। सर बैकग्राउंड वीक है उसके बावजूद भी वो यहाँ आ जाना और नेशनल तक खेलना, क्या लगता है? सर हमको बहुत उम्मीद है उस लड़की से, क्योंकि हमने उसको बहुत ऐसी स्थिति में देखा है। कभी कभार ये भी होता था कि हम सब एक साथ मिलकर हम कुछ खर्चा करके और इनको आगे तक पहुंचाया है। तो हम चाहते हैं कि ये आगे और अपने खुद के बलबूते पे आगे निकले। सर आपने खुद ही बताई थी कई बार आपको उनकी हेल्प कर देते हैं, किस तरह की हेल्प करते हैं? जैसे मेन तो मनी की प्रॉब्लम होती है, आने जाने का खर्च है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा एक जो एसोसिएशन है मंदसौर हॉकी एसोसिएशन, वो इन बच्चों के का पूरा खर्चा उठाती है, आने जाने का और वहाँ पे स्टे करने का और सारी चीज़ें। क्या लगता है सर किस तरह खेलती है और क्या लगता है आपको आगे कितना? हमारे ग्राउंड पे गर्ल्स के अंदर सबसे अच्छा गेम इसका है, पावरफुल गेम है और बहुत मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि बहुत आगे जा सकती है। बस एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलना बहुत ज़रूरी है इसको। हमारे प्रयास यहाँ पे जारी हैं, पर सर कितने बच्चे हैं यहाँ मंदसौर के अंदर आते हैं और ख़ासतौर से मंदसौर हॉकी के लिए क्यों फोकस करते हैं? सर एक्चुअल में जो हमारे जो ग्राउंड है उत्कृष्ट विद्यालय का, वो कम से कम 80 ईयर्स ओल्ड ग्राउंड है, जहाँ पे 80 साल पुरानी है हॉकी। और हमारे जो सर थे अमर सिंह शेखावत सर, जो जिन्होंने डेडिकेशन दिया, और उन्हीं के बाद अविनाश सर, और फिर हम लोग उनके साथ साथ वो करके ये सारा सजोया है। तो 200, 250, 300 बच्चे एटलीस्ट हमारे पास रहते हैं, दोनों ही ग्राउंड मिला के। कितने बच्चे हैं जो नेशनल खेल लिए हैं? सर 43 स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और मतलब कि हर साल हमारे यहाँ कम से कम 40 से 42 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फेडरेशन में SGFI में नेशनल खेलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंदसौर हॉकी में पहचान रखने वाले अमरचंद शेखावत की धरती है। विगत 2 साल पूर्व शेखावत का निधन हो गया। स्वर्गीय शेखावत ने सालों पूर्व करीब
1984 में मंदसौर में हॉकी की नींव रखी थी। कई खिलाड़ियों को शेखावत ने हॉकी में निखारा। अब मंदसौर में महू नीमच बाईपास मार्ग के समीप हॉकी का आकर्षक और सुविधा युक्त मैदान बनकर तैयार है। हॉकी के करीब 200 से अधिक बच्चे इसी मैदान में आकर तैयारी करते हैं। ज्ञात हो कि मंदसौर जिले के नाहरगढ़ गांव की रहने वाली नीलू डांडिया भी हॉकी में नेशनल प्लेयर है। नीलू डांडिया ने एशिया कप में भारत को सिल्वर दिलाया है और इन दिनों वे ओलंपिक की तैयारी में जुटी हैं। खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा के चलते अब मंदसौर हॉकी में भी अपना परचम देश भर में लहरा रहा है। सागू और नीलू जैसी मेहनती और लगनशील खिलाड़ियों को हर संभव मदद मिले तो वे दिन दूर नहीं होगा जब मंदसौर की बेटी हॉकी के मैदान में देश के लिए गोल्ड हासिल करेगी। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। मंदसौर जिले की नारायणगढ़ पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भोपाल से इंटरनेट पर ब्लॉग चलाने वाले राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। दरअसल नारायणगढ़ के रहने वाले सुनील साहू, जो RSS के कार्यकर्ता है और वकील भी है, उन्होंने नारायणगढ़ थाने में आवेदन देते हुए शिकायत की। शिकायत में बताया गया कि RSS की ब्लॉग वेबसाइट प्रज्ञा प्रवाह से मिलता जुलता नाम प्रज्ञा प्रवाह बनाकर उस पर षड्यंत्रकारी तरीके से ब्लॉगर ने अपने ब्लॉग में पहले तो हिंदू धर्म के बारे में लिखा और उसके बाद किसी अन्य धर्म के बारे में पाठकों की मानसिकता को अन्य धर्म के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। इस शिकायत पर नारायणगढ़ पुलिस ने टीम गठित करते हुए कार्रवाई की और भोपाल से राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने इस ब्लॉग को लिखा था। पुलिस के मुताबिक द्विवेदी पहले जबलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी भी रह चुका है। नारायणगढ़ पुलिस ने इस मामले में धारा 295A 153B के तहत मामला दर्ज कर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 7 अप्रैल तक पूछताछ हेतु रिमांड पर भी लिया है। इस मामले में आवेदक सुनील साहू, जो पेशे से वकील है और RSS से भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि प्रज्ञा प्रवाह नाम से RSS का एक अनुषांगिक संगठन है जिसके वे सक्रिय कार्यकर्ता है, जिसके माध्यम से वे हिंदू समाज को जागृत करने का कार्य करते रहते हैं। एक दिन उन्होंने इंटरनेट पर देखा कि प्रज्ञा प्रवाह के नाम से मिलते जुलते हुए एक नाम पर ब्लॉग लिखा गया था, जिसमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना पाया गया, जिसमें हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जा रहा था। इस ब्लॉग की स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर था। जब मैंने और देखा तो पाया कि हिंदू धर्म के खिलाफ अनर्गल तथा द्वेषपूर्ण बातें लिखी हुई थी। इसमें मोहन भागवत जी के लिए भी गलत लिखा गया था कि कोरोना काल में मेरे ईश्वर में आस्था कम हो गई है, जबकि ये भ्रामक जानकारी है। हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। लिखने वाले हैं जबलपुर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, जिन्हें ईसाईयत का प्रचार प्रसार करते हुए पाया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया था। मामला पूरा यह प्रज्ञा प्रवाह नाम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन, अनुषंगिक संगठन है, जिसका मैं सक्रिय कार्य करता हूँ। तो मैं समय समय पर उसमें हिंदू समाज को जागृत करने का और ये काम करते रहते हैं और इससे एक वेबसाइट भी चलती है, उससे पूरी हिंदू समाज का अपन जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैंने देखा, एक दिन में ब्लॉग खोल रहा था तो इसी प्रज्ञा प्रवाह के नाम से एक और ब्लॉग देखा मैंने, RP द्विवेदी नाम से। तो मैंने उसको अबाउट में जाके देखा और उसको देखा तो उसने जो ईसाईयत का वहाँ प्रचार प्रसार कर रहा था हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को नीचा दिखा रहा था। कैसे हुआ आपको शक? ऐसे हुआ कि उसने जो पहले लिखा भी स्पेलिंग PRAJA ने जो प्रज्ञा, जो हमारी स्पेलिंग है प्रज्ञा प्रवाह की, और उसने पूरी प्रज्ञा प्रवाह की स्पेलिंग की PRAJY, प्रज्ञा का GY। तो प्रज्ञा प्रवाह मैंने देखा यार ये स्पेलिंग भी गलत है इसमें, तो मेरे को शक हुआ। फिर मैंने देखा उस पर, फिर अंदर जाके देखा तो उसने तो हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सारी बातें, अनगढ़ बातें, विद्वेषपूर्ण बातें कर रखी थी और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। उसने परम पूज्य मोहन जी भागवत के लिए भी लिखा कि भाई, उन्होंने लिखा भाई कि कोरोना काल से मेरी ईश्वर में आस्था कम हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा हिंदू समाज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक हिंदू संगठन है तो उसके माध्यम से। कौन है ये जो लिखने वाले हैं? कौन है ये? RP द्विवेदी हैं, ये पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं जबलपुर में। तो उनको इसी कारणों से वहाँ भी ये ईसाईयत का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको वहाँ से भी निकाल के दिया गया था 1-2 बार, और वहीं से फिर ये वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद कहीं इनका पता नहीं लगा और फिर उस दिन ब्लॉक में मेरे को मालूम पड़ा, तो फिर मैंने यहाँ आकर शिकायत करी। हाँ, कल पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा, आज कोर्ट में पेश किया गया उनको।
तो आज यहीं जेल में है। इस मामले में नारायणगढ़ थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास्तव ने बताया कि किसी वर्ग विशेष की वेबसाइट से मिलता जुलता नाम लिखकर दूसरे धर्म का प्रचार किए जाने का मामला शिकायत के माध्यम से सामने आया था, जिस पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, 7 अप्रैल तक रिमांड पर लिया है। एक वर्ग के ब्लॉग से मिलता जुलता नाम लिखकर दुरुपयोग किया है। आरोपी राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं, जो टीचर रहे, प्रिंसिपल बने और जिला शिक्षा अधिकारी भी रहे। जबलपुर में जब ये जिला शिक्षा अधिकारी थे तब भी इन पर इसी प्रकार किसी दूसरे धर्म का प्रचार करने का आरोप लगा था। ये हमारे यहाँ नारायणगढ़ में एक अधिवक्ता सुनील साहू हैं, वो एक शिकायत लेकर आए थे कि एक वर्ग के ब्लॉग की बिल्कुल वैसी ही नकल करके दूसरा ब्लॉग तैयार करके और दूसरे वर्ग का धर्म प्रचार कोई व्यक्ति कर रहे हैं। तो इस शिकायत पर से हम लोगों ने देखा और सही पाने पर उसको अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध 342/20 धारा 295A 153B1C में अपराध रजिस्टर किया। सुनील साहू की शिकायत पर से आरोपी राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जो भोपाल में रहते हैं, उनके खिलाफ ही अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये एक वर्ग का ब्लॉग है, PRAJNA स्पेलिंग से प्रज्ञा प्रवाह। इस व्यक्ति ने क्या किया कि उसकी नकल करने की और PRAGYA प्रज्ञा प्रवाह बना करके और उसमें भ्रामक जानकारियों पर आधारित करके एक दूसरे धर्म का प्रचार करने का प्रयास किया, जिससे लोगों में आक्रोश, अशांति का माहौल पैदा हुआ और हमें ये अपराध पंजीबद्ध करना पड़ा। क्या प्रोफाइल है? आरोपी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, जिंदगी भर टीचर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं और जबलपुर में जब ये जिला शिक्षा अधिकारी थे तब इसी प्रकार की सिमिलर इंसिडेंट भी हो चुकी है, जिसमें लोगों ने इनका घेराव वगैरह किया था। ये उस समय भी किसी दूसरे धर्म का प्रचार करने का इन पे आरोप लगाया गया। क्या नाम? राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी। राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ये भोपाल के रहने वाले हैं। ये इनको अभी 5 तारीख को अरेस्ट किया गया है, ये 7 तारीख तक रिमांड पे। इस मामले में आरोपी राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी को नारायणगढ़ पुलिस भोपाल जाकर गिरफ्तार करते हुए नारायणगढ़ ले आई है तथा न्यायालय से 7 तारीख तक का रिमांड भी लिया है। प्रदेश में घातक होते कोरोना संक्रमण पर एक और भाजपा के बड़े नेता और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद कोरोना की गाइडलाइन को पैरों तले रौंद रहे हैं। कल ही मंत्री हरदीप सिंह डंग के सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के वीडियो सामने आए थे, तो वहीं बुधवार को मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और सांसद सुधीर गुप्ता सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखाई दिए। दरअसल सांसद और विधायक मंदसौर में समय सीमा से 3 वर्ष बाद पूर्ण हुए सीतामऊ ओवरब्रिज का जोर शोर से उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे, जहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया मंच से ओवरब्रिज को लेकर सरकार का धन्यवाद देते हुए ये भूल गए कि इन दिनों कोरोना के मामलों में भयानक वृद्धि हो रही है। साथ ही फीता काटते वक्त और ब्रिज का अवलोकन करते वक्त भी भीड़ लेकर घूमते नजर आए। आपको बता दें कि कल ही मंदसौर में कोरोना के 54 मामले सामने आए, लेकिन इसके बावजूद इस कार्यक्रम को रद्द करना तो दूर छोटा तक नहीं किया गया। सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से जब सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कुतर्क देते हुए कहा कि कार्यक्रम में किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं दिया गया था। ये तो लोगों की उत्सुकता थी जो वे यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों के चेहरे पर मास्क भी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से जो अपेक्षाएं करती है, आज अपेक्षाओं का एक क्रम पूर्ण हुआ है और जनता के आवागमन का ये मार्ग सुविधापूर्वक तरीके से आज प्रारंभ हुआ है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है, धन्यवाद। 2018 में कार्य पूरा होना था, 3 साल बाद भी इतनी खुशी के साथ में इसका देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब रेलवे के अतिरिक्त पोर्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद ही रेलवे अपनी प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है, ये सर्वविदित है। और रेलवे की मैपिंग डिज़ाइन की प्रक्रियाएं उसके बाद प्रारंभ हुई है और इसीलिए मैं तो इसे कहूँगा
कि समय लगा मगर एक मार्ग सुविधाजनक दिया गया था। आज यह पूर्ण हुआ है और चूँकि तकनीकी दृष्टि से रेल के ऊपर बनने वाले ब्रिज उनके अपने मानकों के अनुसार ही बनते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है, आप क्या मानते हैं? नहीं, यहाँ हमने तो जो लिमिटेड संख्या में बुलाए थे 40 कुर्सी लगाई थी। जनता का उत्साह था, आसपास के क्षेत्र के लोग थे, सभी ने मास्क लगाए हुए हैं अधिकांश, और इसीलिए हम चाहेंगे जनता से, यही हम अपील करते हैं। हम स्वयं भी उसका उपयोग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। देखिए, बहुप्रतीक्षित था। इतिहास के सुनहरे पृष्ठों पर आज का दिन अंकित होगा। लगभग 1200 मीटर मंदसौर और रतलाम को जोड़ने वाला और मंदसौर और रतलाम के साथ साथ मंदसौर और सीतामऊ को जोड़ने वाला यह बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज आज लोकार्पित हुआ है। रेलवे डिपार्टमेंट का जो तकनीकी एक इशू होता है, विशेष करके रेलवे की जब फाटक होती है, उस फाटक के ऊपर जो संपार होता है, जो पटरियाँ होती है, उसके ऊपर जो डिज़ाइन करना पड़ता है, उसके ऊपर जो रेलवे डिपार्टमेंट की जो बारीकी होती है, जो तकनीकी होती है, उसके कारण से थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है। लेकिन हमने इसको कहीं अवरुद्ध नहीं होने दिया। एकमात्र विकल्प था बड़ी पुल के नीचे से बाईपास का, वो भी हमने 4 बरस तक दिया है और वहाँ के किसानों को हमने दोनों फसलों का कंपनसेशन भी दिया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना के चलते मैं तो इस प्रोजेक्ट को सीमस में लाना चाहता था। सीमस 2016 में मेरा प्रस्ताव था, लेकिन 16 अधिकारियों की जो साधिकार समिति है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली, तब ये बात आई कि सीमस तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, इसलिए वो सीमस के बजट में से ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसकी चिंता करी, मैंने लगातार इसके प्रयास किए, माननीय सांसद जी ने इसके प्रयास किया। नतीजतन हमको मध्य प्रदेश की सरकार से 60 करोड़ रुपए की राशि इस ओवरब्रिज के लिए मिली है। आज ये आवागमन के लिए थ्रू होगा, चूँकि 8 लाइन सड़क बन रही है, तो 8 लाइन सड़क जो सीतामऊ के पास से निकलेगी, उसको लेकर के ये बहुत बहुआयामी होगा। यहाँ के क्षेत्र में के लोगों में प्रसन्नता है। पुराना शहर सीतामऊ फाटक वाला और आज का सीतामऊ फाटक जो डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे के नाम से नगर पालिका ने इसको नामांकित कर दिया है। ये जो ओवरब्रिज है, ये सीतामऊ फाटक की जगह स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे सेतु के नाम से जाना जाएगा। 2018 में इसका कार्य पूरा होना था, क्या मानते हैं किस कारण से इतना लेट हुआ? देखिए, मैंने कहा ना कि जो रेलवे का जो पोर्शन होता है वो बहुत तकनीकी बारीकी के साथ होता है, उसके अलग से टेंडर होते हैं। तो जो एक एक्सपांशन जो दो स्पॉन थे, वो 1.5 या 2 स्पॉन जो था वो रेलवे की देखरेख में था, रेलवे की निगाह में था, इसलिए वो बहुत बारीकी से और बहुत समय के साथ वो काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट में देरी जरूर हुई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं है। एक आखिरी सवाल यशपाल जी, कोरोना काल लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में पूरे इतने जोर शोर से कार्यक्रम किया गया, कहीं ना कहीं मानते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन? देखिए, कोई आह्वान नहीं किया गया, कोई अपील नहीं की गई है और ना कोई कार्ड सार्वजनिक उससे बांटे गए थे। अगर जनता में उत्साह और जनता अगर घर के बाहर आकर के आ गई है तो सोशल डिस्टेंसिंग भी है, सबके मुंह पर चेहरे पर मास्क भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।